हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी और सबसे पहले हम देख रहे हैं भूगोल के चैप्टर्स को। क्लास 6 और 7th की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट की जा चुकी है। क्लास 8th में चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? बेसिकली खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वही पढ़ना होगा। लेकिन हम जानेंगे इसमें कि खनिज क्या है, कैसी चीज़ें खनिज होती हैं, उनकी बनावट कैसे होती है, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, कैसे उनको विभाजित किया जा सकता है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, पृथ्वी पर उनके वितरण के बारे में देखेंगे कि उनका वितरण कहाँ कहाँ है। इसे हम वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे एक बार। फिर हम जानेंगे महाद्वीपों के आधार पे कि कौन से महाद्वीप में किन चीज़ों का वितरण है। यही वितरण हम खनिज और कोयले के वितरण के संबंध में भी देखेंगे। और उसके बाद हम खनिजों के उपयोग के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। जानेंगे खनिजों के संरक्षण के बारे में, देखेंगे शक्ति संसाधन क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कितने प्रकार के स्रोत हैं, कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की बात करेंगे। फिर उसी के अंतर्गत हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत जैसी टॉपिक्स को भी देखेंगे। जानेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा को, भूतापीय ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा को, ज्वारीय ऊर्जा को और वायु से उत्पन्न ऊर्जा को। और इसके साथ देखेंगे बायोगैस को। फिर हम इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। ये चैप्टर भी औसतन थोड़ा लंबा होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा, जैसे हर बार ये लोग के स्टडी स्टार्ट करते हैं वहीं से स्टार्ट है। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। सुकांत से पूछा किरी ने। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। सवाल ये उठता है खनिज क्या है, और यही सवाल किरी ने भी पूछा। सुकांत ने बताया कि जैसे हम लोग जैसे बिस्कुट खाते हैं तो उसमें आटा, चीनी, दूध और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। लेकिन जब हम पके हुए बिस्कुट को खाते हैं तो हमें इनके अवयव जो इनमें मिले हुए हैं पदार्थ हैं उनको पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो इस पृथ्वी पर भी चट्टान जो पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं और उन्हीं को खनिज कहा जाता है। खनिज का वितरण पूरी पूरी भूपरपट्टी पर, या यूं कहें पूरी पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ चट्टान है उनके साथ उनका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम खनिज की परिभाषा की बात करें तो ऐसा कोई भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज कहलाता है। खनिज जो भी है ये, जैसा मान लीजिए, पूरे ग्लोब पे एक समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ जगह ये ज़्यादा मात्रा में होंगे, कुछ जगह ये कम मात्रा में होंगे, या कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। किसी विशेष क्षेत्र में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और किसी क्षेत्र में बहुत हल्के क्वालिटी के पाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये समान रूप से वितरित नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में ये सेल समूह में संकेंद्रित हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ खनिज कुछ खनिज जो है वो ऐसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहां आसानी से नहीं जाया जा सकता, जो मानव के लिहाज से आसानी से अभिगम्य नहीं है। जैसे आर्कटिक महासागर का जो संस्तर है, या अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका में आपको पता है बहुत सारी बर्फ है। ऐसे ही आर्कटिक महासागर, इतना पानी है तो वहाँ
जाना थोड़ा मुश्किल है या उसको एक्सेस कर पाना मानव के लिए थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है। और वहाँ भी ऐसे खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं। खनिज जो है वो अनेक प्रकार की दशाओं से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली खनिज वो होते हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। मतलब जैसा कि आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में क्लास 7th में बताया था चट्टानों के 3 रूप, जिसमें बताया था पहले जब बात आती है आग्नेय की, फिर बात आती है अवसादी की, और फिर बात आती है रूपांतरित की या कायांतरित की, ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित। और ये जो है सेल प्रक्रम के अंतर्गत ये लगातार एक सर्किल चलती रहती है। तो ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप में इन्हीं सेल प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। और कैसे पहचाना जाएगा इनको, तो इनकी फिजिकल कंडीशंस या इनके कहें कि भौतिक गुण जो होती हैं, फिजिकल क्वालिटीज़, जिनमें रंग, उनका घनत्व और उनकी कठोरता तथा कुछ हद तक उनके रासायनिक गुण और विलयता के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। सीधा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है। बात होती है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से हम खनिज को देखें तो वैसे तो पृथ्वी पर बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, लेकिन संरचना के आधार पर हम 2 तरीके से बांटते हैं, जिसमें एक धात्विक है और दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मुख्य रूप से जैसे इसमें जो होता है वो धातु कच्चे रूप में होती है, ठीक है। आमतौर पे धातुएं वे पदार्थ हैं जो कठोर होती हैं और साथ साथ ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक के रूप में होती हैं। इनमें खुद की एक चमक होती है, जो एक विशेषता होती है इसकी, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें चमक देखने को मिलेगी। जैसे एक प्रमुख कंडीशन प्रमुख नाम दिए गए हैं, लौहयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज एस्क, ये सब जो है ये धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं और साथ साथ इसमें थोड़ी बहुत चमक भी होती है। इनको 2 प्रकार से बांटा गया, एक कहा गया लौह और दूसरा कहा गया अलोह, ठीक है। लौह का मतलब है कि जैसे जो जिनमें लोहा पाया जाए उनको लौह खनिज कहेंगे। जैसे लौहयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, इन सब में लोहा होता है तो ये लौह खनिज हो गए। अलोह में क्या है कि इनमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा, ये सब भी धातुएं हैं, लेकिन इनमें चूंकि लोहा नहीं पाया जाता तो ये अलोह खनिज कही जाती है। अधात्विक खनिजों में देखा जाए तो धातुएं नहीं होती हैं। अभी देखिए धात्विक में आपको धातुएं उपस्थित मिलेंगी, यहाँ पे धातुएं नहीं मिलेंगी। इनमें कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। ऐसे ही अगर हम खनिज ईंधन की बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये भी अधात्विक खनिज है और ये भी इसके प्रमुख उदाहरणों में आते हैं। तो खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? बेसिकली हमें खनिजों का इस्तेमाल करना है तो हमें उसका निष्कासन करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये भी है कि हमें उनको अपने उपयोग में लाने के लिए फिर उसका उनमें जो है उनको संशोधित करना पड़ता है। तो खनिजों का निष्कर्षण पहले देख लेते हैं। ये हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से करते हैं, खनन, प्रवेधन और आखनन। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप खनिजों का निष्कर्षण करने का काम करते हैं। अब इसमें खनन को 2 तरीके से, जैसे विवृत खनन, कूपकी खनन, हम जानेंगे क्या होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर जब दबी सेल है, दबी चट्टानें हैं, उनमें से अगर खनिज को आपको निकालना होगा तो आपको उसको निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को आप खनन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है, जैसे कुछ खनिज जो है वो कम दूरी पे होंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो है चौड़ी खुदाई करके या जो है पृष्ठीय ऊपरी वाला सतह खोद के उसे निकाल लेंगे, जो कम गहराई में होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के बहुत अंदर पाए जाते हैं, तो अब हम उनके बराबर तो नहीं खोद सकते, तो हम क्या करते हैं, किसी एक ड्रिल मशीन या ऐसे कुछ मतलब मोटर ड्रिल मशीन की सहायता से उसमें ड्रिल करते हैं और फिर उसको निकालते हैं। तो जो खनिज कम गहराई में स्थित है
वो पृष्ठीय स्तर को हटा के निकाले जा सकते हैं और इसी को विवृत खनन कहते हैं। ठीक है, और जो अधिक गहराई में है उनको जो है उन तक पहुंचने के लिए कुएं के माध्यम से, जैसे कूप, ठीक है, कुएं जैसा आकार बनाया जाता है, तो इसी को कूप की खनन कहते हैं। ठीक है, और इसके गहन वेधन को कूपक कहा जाता है या कूप कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, तेल का कुआं, तेल का कुआं ना, आपने नाम आमतौर पे सुना ही होगा, तेल का कुआं। ठीक है, या गैस, तो पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में पाए जाते हैं, तो इनको निकालने के लिए हम बहुत चौड़ी खुदाई नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम कूप की खनन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ धात्विक खनिज है जो आसानी से आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जैसे मान के चलिए कोयला है ना, तो कोयले के लिए आपको बहुत ज़्यादा खनन नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, विवृत खनन, उनका पृष्ठीय स्तर हटाएंगे और फिर उसी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल में, जैसा मैंने बताया कि बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई होती है, और इस प्रक्रिया को इसे प्रवेधन कहते हैं। मतलब कूप के खोदने की प्रक्रिया जो है वो प्रवेधन कहलाती है, और सतह पर जो आसानी से खोद के निकाले जाएं उनको आखनन कहते हैं, जैसे मैंने अभी कोयले की बात आपसे करी। खनिजों के वितरण की बात करते हैं तो खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुछ तो अग्नीय शैलों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और अन्य जो है वो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया था अभी ऊपर, फिर से याद दिलाया था कि देखिए, आग्नेय होती है, फिर अवसादी होती है, और फिर कायांतरित या रूपांतरित होती है। तो ये तीनों शैलों में, लाइक कुछ तो यहाँ पाए जाएंगे आग्नेय में, जो वहाँ नहीं तो अवसादी में, कायांतरित में, या इन सब में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज जो होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और इन्हीं से जो है वो विशाल पठारों का निर्माण होता है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उत्तरी स्वीडन में लौहयस्क, ऑटरियो जो कि कनाडा में है, में तांबा और निकेल, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम, आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के कुछ प्रमुख उदाहरणों के नाम पे दिया गया है। अवसादी में क्या क्या पाए जाएंगे, आमतौर पे ये कौन से क्षेत्र होंगे, जहां मैदान होंगे या नवीन वलित पर्वत होंगे, तो उन्हीं को हम अवसादी शैल समूह कहते हैं। यहाँ पे अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर देखने को मिलेंगे। फ्रांस का एक एरिया है काकेसर प्रदेश, और यहाँ पे चूना पत्थर के नीचे, ऐसे ही जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज, ठीक है, अल्जीरिया में फास्फेट, इन सब के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अगर हम बात करें खनिज ईंधन की, तो कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पे पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका एक मैप दिया गया है जिसमें लोहे, तांबे और बॉक्साइट की बात की गई है, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। आप इस मैप को जो है, इसके वितरण को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बन के आते हैं। यूपीएससी में ना सही तो यूपी पीसीएस में तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस लगभग देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे प्रदेशों का नाम दे देगा, फिर पूछ लेगा कि क्यों ज़्यादा फेमस है ना, क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, या किस चीज़ के लिए फेमस है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, पीपीसीएस में पूछे जाते हैं। महाद्वीपों के आधार पर देखें तो एशिया में चीन और भारत जो है वो इनके पास विशाल लौह अयस्क है, और ये महाद्वीप जो है वो आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है ये टीन के अग्रणी उत्पादक हैं। चीन जो है वो सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, इन सब के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के निक्षेप भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे विशाल अयस्क पाए जाते हैं चीन और भारत में। दूसरी, आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। ठीक है,
कुछ देश बताए गए हैं, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये अग्रणी उत्पादक हैं टिन के। आगे अगर हम देखें दूसरे महाद्वीप में यूरोप की बात करें, तो यूरोप में हमारे पास जो है वो ये भी लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देखने को मिलता है, जिसमें रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे लौह अयस्क के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकल, ठीक है, ये पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं, ठीक है, या यूँ कुछ हद तक कह सकते हैं यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। उत्तर अमेरिका की बात करें तो यहाँ भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन का शील्ड प्रदेश, अपलेसियन और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ सारी जो है आपको निक्षेप देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन किया जाता है। माफ़ कीजिए, ये दूसरा वाला है, ये यहाँ पे बताना था मुझे, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे की बात हो रही है। ये खनिज और कोयले का है, ठीक है, बात वहीं से है, लेकिन फिर मैंने बाद में ध्यान दिया कि ये तो दूसरा है, ठीक। शील प्रदेश और कोयले का अपलेसियन प्रदेश में होता है, ठीक। पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, इनके भी विशाल निक्षेप देखने को मिलते हैं। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो विश्व में सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क यहीं पाया जाता है। चिली, पेरू, ये जो है वो तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ऐसे ही ब्राज़ील और बोलीविया जो है वो टिन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अब यहाँ फैक्ट्स सारे हैं, आपको दिमाग में रखना होगा, खासकर जब आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होके जाएं तो, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा, इन सब के विशाल निक्षेप देखने को मिलते हैं। वेनेजुएला में चले जाएं, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया, यहाँ पे खनिज तेल देखने को मिलते हैं। खनिज तेलों का विशाल भंडार देखने को मिलता है। बात करते हैं अफ्रीका की, तो ये भी खनिज संसाधनों में बहुत धनी प्रदेश है। यहाँ पे हीरा, सोना, प्लैटिनम, ठीक है, ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसे ही अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, जिम्बाब्वे की, जायरे की, तो ये विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं, ठीक है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले खनिज हैं। अगर तेल खनिज की बात करें तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल, ये भी पाए जाते हैं। साथ साथ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र, ये सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि ये आपको मिलाने वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कालगुरली किस अयस्क के लिए है, ठीक है, और कूलगार्डी ये किस क्षेत्र के, लाइक किस अयस्क के लिए है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेप, अंटार्कटिका की बात हो रही, विभिन्न खनिज निक्षेप, ठीक है, के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। जैसे कि ट्रांसआर्कटिक पर्वत जो है, इनमें कोयला, पूर्वी अंटार्कटिका में पिंसचाल पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान है, मतलब यहाँ ज़्यादा पाए जाते होंगे, ये अच्छे खासे पाए जाते होंगे। वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है ना, बहुत कम एक्सेस हो पा रहा है, वहाँ पे लोगों की पहुँच कम है, बर्फ से ढका हुआ है तो फिर पहुँच थोड़ी सी कम है। इसके अलावा लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल, इनकी वाणिज्यिक मात्रा उपलब्ध है। अब देखिए वहाँ पे जो है रसिया जो है अपने लोगों को बसाने के लिए प्रयास कर रहा है,
और यहाँ तक कि वो लोग उस पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे सब्सिडी हमारे यहाँ दी जाती है ना किसी काम करवाना हो तो वैसे सब्सिडी टाइप का दिया जा रहा है वहाँ पे बसने के लिए, ताकि वो अपना जो है वहाँ पे आयुक्त जमा सकें और धीरे धीरे कह सकें कि भाई ये हमारी भूमि है और वहाँ पे जितने भी खनिज हैं उनका उपयोग हम कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में इसका एक बड़ी मांग, जैसे जैसे संसाधन की कमी होती जाएगी वैसे वैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी। उपयोग के बारे में बात करते हैं तो कई उद्योगों में इनका उपयोग देखने को मिलता है। रत्नों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो खनिज जो है वो आमतौर पे कठोर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हीरा है ना सबसे कठोर। ठीक, आप अलग अलग तरीके की अंगूठियां पहनने देखते हैं जैसे तो वो सब क्या है, वो सब कठोर धातु हैं और इन्हें विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार से जड़ा जाता है। तांबा एक धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक की वस्तु में किया जाता है। ठीक है, आपने तांबे के लोटे में जल चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, लाइक हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं। इसके अलावा तांबे का जल पिया जाता है। वो मनुष्य के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा उपयोगी होता है। तो कंप्यूटर उद्योग, ऐसे ही कंप्यूटर उद्योग में उपयोग होने वाला सिलिकॉन और क्वार्ट्ज भी यहाँ से मिलता है। लाइक एल्यूमिनियम आमतौर पे जिसे आप एक मिनट, एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क मतलब बॉक्साइट से, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग क्या है, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, ठीक है, भवन निर्माण और रसोई में बर्तन तक में इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम आप एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम का जो है बर्तन बहुत फेमस। आप आपके घर में मैक्सिमम बर्तन जो होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम थोड़े एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा स्टील है ना, तो स्टील के बर्तन, ऐसे ही बॉटल्स, हवाई जहाज एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम फाइल का आजकल इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जो है पैकेजिंग और सोर्सिंग में। तो ये ध्यान रखना है हमें। खनिज का संरक्षण हमने पहले भी बात कर ली है कि ये अनवीकरण संसाधन है। अनवीकरण संसाधन मतलब इनके संचयन में, इनको रिस्टोर होने में बहुत साल लगता है। ठीक, और मनुष्य जिस प्रकार से इसका उपयोग कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से कि हम इसके कमी से जूझ जाएंगे। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसको रिसाइकिल किया जाए, या जिसे आप कहें पुनर्चक्रण किया जाए। ठीक है, तो जैसे आपने एक बार खनिज का उपयोग किया, ठीक है, तो उसका कम प्रयोग करके फिर जो है पुनः प्रयोग किया, फिर उसे खनिज में पुनर्चक्रण करके फिर से पुनः प्रयोग कर लिया। पहले प्रयोग किया, फिर उसका पुनर्चक्रण किया, फिर पुनः प्रयोग कर लिया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस में आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं शक्ति संसाधन की। एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर के बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने के लिए पहले विद्यालय की वर्दी और इस्त्री करती है। इसके बाद उसके लिए ब्लेंडर में से एक गिलास संतरे का जूस तैयार करती है और रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया, आओ नाश्ता करो। और ये जो है गैस स्टोव नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। अब विद्यालय जाते समय ये जो है बत्तियों और पंखों को, लाइट्स और पंखों को बंद करना भूल देता है। तो माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायी प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरण जो भी बिजली की खपत करते हैं उन पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच में विशाल अंतर पैदा हो जाता है या पैदा कर जाते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन तो आ ही रहा है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे कुछ एक छोटी सी केस स्टडी दे के बच्चों को अटैच किया जाता है उस चीज़ से। यहाँ पे आप भी समझ सकते हैं कि जैसा मान लीजिए कि हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी शक्ति के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि आप शायद एक दो दिन की कल्पना, अगर आप शहरों में रहते हैं तो एक दिन क्या मतलब कुछ घंटों की कल्पना नहीं कर सकते शक्ति के बगैर। लाइट्स ना हो तो फिर आप देखिए कितनी उठापटक मच जाती है ना। तो बेसिकली ये हमारे जीवन में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी काम को करने जैसे उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा, इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? शक्ति की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप भी और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत कौन से हैं और गैर परंपरागत क्या हैं, देख लेते हैं। कि परंपरागत बेसिकली वो स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन जो है, ये परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत देखने को मिलते हैं। ईंधन जैसे खाना पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ईंधन 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है? हमें ईंधन से मिलती है। यहाँ पे एक वितरण दिया गया है, ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काम आएगा। ठीक है, कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनसे लाभ और हानि बताई गई है। ठीक है, तो लाभ क्या है कि आसानी से परवानिए लिए जा सकते हैं। ठीक है, खनिज तेल के लाभ क्या है? आसानी से मूव कराया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है, बेस हैं ये। ठीक है, ऐसे ही प्राकृतिक गैस तो आसानी से परवानिए ये भी हैं। ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से किए जाते हैं, ये तो टैंकर के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ हैं, तेल से सस्ते भी हैं प्राकृतिक गैस। लेकिन हानि क्या है कि तेल के अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण जो है वो ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। अक्सर ये आपने देखा होगा, न्यूज़ में रहता है तेल रिसाव की घटनाएं। ठीक है, समुद्र में तेल रिसाव हो गया तो कोई जो है उस क्षेत्र के जीव जंतुओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, और जो इससे प्रदूषण निकलते हैं, उनके कारण एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, और नए ईंधन का जो है अन्वेषण या नए ईंधन की खोज जो है वो आसान नहीं है। तो ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे। इसमें ईंधन की बात हो रही है, कोयले की बात हो रही है और जल विद्युत की बात हो रही है। ईंधन का लाभ क्या है कि ये सुप्राप्य हैं, आसानी से मिल सकते हैं और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हानि क्या है कि संग्रहण से अधिक समय उपयोग। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाला और ग्रीन हाउस इफेक्ट में को वृद्धि करता है। ठीक है, निर्वनीकरण में भी, जैसे वनों को काटते हैं तो उसी की लकड़ी उसी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो है निर्वनीकरण के लिए भी उत्तरदायी है। कोयले की बात करें तो विस्तृत रूप से उपलब्ध, हालांकि अब ये थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है इसमें। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है, हानि है इसकी, और परिवहन के लिए भारी है। ठीक है, तो इसमें खर्चे भी ज़्यादा लगते होंगे। जल विद्युत की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त है और सिंचाई और मत्स्यन को भी बढ़ावा देता है, आमतौर पर सस्ता है। लेकिन हानि क्या है कि जल विद्युत के आसपास जो स्थानीय समुदाय रहता है उनको जो है विस्थापित कराना पड़ता है। इनको स्थापित लाइक इनका जो आर्किटेक्चर है उसको बनाने में और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत खर्चा आता है, बहुत खर्चीला है। और निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है, जैसे मतलब जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं उसमें अक्सर पानी भर जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। और ये जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अब दिक्कत ये है कि इनका जो भंडार है वो सीमित है, और चूंकि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो जिस दर से उनका उपयोग कर रही है, ऐसा खतरा है कि ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे या शीघ्र समाप्त होने वाले। कोयले की बात करें तो बहुतायत पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में उद्योगों के लिए वाष्प इंजनों के लिए पहले इस्तेमाल किया था। अब वाष्प इंजन कहाँ देखने को मिलते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। तापीय संयंत्र बनाए जाते हैं, और चूंकि हम इसे लाखों वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न और दलदल जो है वो पृथ्वी में दबे थे, उनके थ्रू बना था ये। अब कंडीशन ये है, इसकी भी कमी धीरे धीरे महसूस की जा रही है।
इसे अंतर्हित धूप के नाम से भी जाना जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे तो। अंतर्हित धूप निम्नलिखित में से क्या है, अब वहाँ ऑप्शन दे दे आपको, है ना, सूर्य का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। कोयले के उत्पादन में बात करें तो चीन, यूएसए, जर्मनी, रसिया, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, ये जो है अग्रणी देश हैं। इसके अलावा भारत में देखा जाए तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, ठीक है, धनबाद, बोकारो और बोकारो, झरिया, धनबाद और बोकारो जो है ये झारखंड में पड़ते हैं, ठीक है। रानीगंज क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिलाने वाला आ सकता है कि ये क्षेत्र कहाँ से है या किस खनिज पदार्थ से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसको। पेट्रोल की बात करते हैं, है ना। पेट्रोल क्या है, तो बेसिकली जिससे हमारी कार चलती है और जो हमारी साइकिल को चलाने से रोकता है। आमतौर पे देखें तो ये सेल परतों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। फिर उसको निकाला जाता है, ठीक है, और निकालने के बाद उसको परिष्कृत किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, और उसे फिर परिष्कृत पेट्रोल जो होता है वो यूज़ किया जाता है आमतौर पे डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल से, है ना। और जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम है उससे भी बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे मोम, प्लास्टिक और जो है पेट्रोलियम जेली ना, एक बड़ा। तो ये जो है पाए जाते हैं आमतौर पे काले गाढ़े द्रव के रूप में, इसीलिए इनको काला सोना कहा जाता है और ये बहुत अधिक मूल्यवान है। जिन जिन कंट्रीज़ में इनका भंडार है वो कंट्रीज़ बड़ी अमीर कंट्री हैं, है ना। तो जैसे आप देखें कि ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, ठीक है, खाड़ी देश जो है ये यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया भी हैं। भारत में भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे असम के डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ भी इसको ये देखने को मिलता है, मतलब इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। बात करेंगे प्राकृतिक गैस की, तो ये भी पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाए जाते हैं और जब निर्मुक्त होती है जब तेल को धरातल पर लाया जाता है। उपयोग इसका भी घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है और ऊर्जा का एक स्वच्छ संसाधन है। अलग अलग तरीके में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विद्युत पैदा करने में, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन उर्वरकों में कच्चे माल के रूप में, ईंधन के रूप में, कोकन ईंधन के रूप में, इन सब के रूप में जो है ये प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व स्तर पर अगर देखें तो यूएसए, रसिया, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ यूके और नीदरलैंड, ये जो है ये यहाँ पर प्राकृतिक गैस बहुत सारा पाया जाता है, या यूँ कहें इसकी प्रमुख उत्पादक हैं। भारत की बात करें तो वहाँ पे मुंबई हाई, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में जो है इसके भंडार देखने को मिलते हैं। अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जीवाश्म ईंधन जो है वो हम तेज़ी से खपत कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस चूँकि प्रचुर मात्रा में और सबसे स्वच्छ चलने वाले हाइड्रोकार्बन हैं, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर भी लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषकों का 10वां हिस्सा पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जा सकता है कि हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय और गैर परंपरागत स्रोतों में जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ विकल्प हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा, ठीक है। तो इसके उपयोग की बात करें तो इससे जो है जीवाश्म ईंधन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा पार करने में मदद मिल सकती है, या यूँ कहें कि हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंपल से तरीके में इतना समझा जा सकता है। अगला है जल विद्युत। इसमें क्या है कि हम जल का संचय कर लेंगे और फिर वहाँ पे बांध बना लेंगे और फिर नीचे टरबाइन लगा देंगे और टरबाइन से जल विद्युत उत्पन्न करेंगे। तो बांधों में वर्षा का जल नदी की जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और
एक पाइप द्वारा बहता हुआ जल एक टरबाइन के ऊपर गिरता है, ठीक है। तो उसके जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं वो जनरेटर को घुमाते हैं और वहीं से जल विद्युत पैदा होता है, लेकिन विद्युत पैदा होता है, इसे जल विद्युत कहते हैं। बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कुछ नाम दिया गया है यहाँ पे, अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो जल है वो बाद में उपयोग में भी लाया जा सकता है, जैसे उसके बाद में उससे खेती की जा सकती है, और ऊर्जा का ये आजकल एक चौथाई हिस्सा जो है वो पैदा करता है। तो कुछ अग्रणी देश हैं जैसे पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन, ये जो है जल विद्युत में बहुत अग्रणी है। भारत में भी कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी, ये सारी परियोजनाएं। बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की। अभी हमने बात कर ली ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की, तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, मेरे ख्याल से गैर परंपरागत नहीं रहेगा। तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है, जैसा कि हमने देखा अभी, ठीक है। तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि हमें एक समय में इनके जब भंडार सीमित हो जाएंगे या सीमित हैं तो समाप्त हो जाएंगे, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये पर्यावरण प्रदूषण भी प्रस्तुत कर रहा है, लाइक बहुत सारे पैदा कर रहा है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, जो नवीकरणीय भी हैं और जो स्वच्छ ऊर्जा दे सकते हैं, उन पर शिफ्ट हो सकते हैं या मूव हो सकते हैं, ठीक है। अब सौर ऊर्जा, आजकल गवर्नमेंट इस पर बड़ा ध्यान दे रही है। आपने सुना होगा सोलर स्टेशंस की स्थापना की जा रही है, बहुत सारे फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का भी जो है काम किया जा रहा है। उसका यही वो है कि एक तो पहली बात ये प्रदूषण को कम करते हैं, दूसरी बात जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अब वो ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं, तो हम उससे पहले इसका सब्स्टिट्यूट तलाश रहे हैं, यूँ कहें उसका जो है उसको रिप्लेस करने का एक तरीका तलाश रहे हैं। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश की ऊर्जा आमतौर पे हमेशा मिलती रहती है, हमें दिन में मिल ही जाती है, तो इसी से हम सौर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं और इन्हें सोलर सेलों में लेके इनसे विद्युत उत्पन्न कराने का काम किया जा सकता है, ठीक है। ये सोलर पैनल से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं और उनको एक जगह जोड़ के एक बैटरी में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो धूप की प्रचुरता वाले जो उष्ण कटिबंधीय देश हैं, ठीक है, या जो जिसे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सूर्य की तापमान की प्रचुरता रहेगी, तो यहाँ पे चूँकि जो है ताप ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे क्षेत्र में देखेंगे तो सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी जो है यहाँ पे बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इनका उपयोग सौर तापक, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर और इसके साथ साथ रोशनी देने के लिए और यातायात संकेतों के लिए भी किया जा रहा है। आमतौर पे आपने देखा ही होगा कि अब जो है हर ग्राम सभा में जो एक सोलर पैनल दिया जाता है, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो सोलर पैनल के माध्यम से करी जा रही हैं। पवन ऊर्जा, इसके लाभ और हानि के बारे में देख लेते हैं एक छोटा सा। पहली बात तो प्रदूषण मुक्त है, ठीक है, एक बार लग जाने के बाद उसमें विद्युत उत्पादन में बहुत कम लागत आती है और सुरक्षित और साफ है। अब यहीं से इसका जो है हानि भी निकल के आती है कि पहली बात तो ये ध्वनि प्रदूषण करेंगे, ठीक है, इनको स्थापित करना बहुत महंगा है, और ये जो रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेत हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं, पक्षियों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा की बात करें तो लाभ ये है कि ये समाप्त नहीं होने वाला, प्रदूषण मुक्त है। हानि ये है कि ये बहुत खर्चीला है और स्रोत के विसरित होने के बाद ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये भी प्रदूषण मुक्त है, असमाप्त है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, और इनसे वन्यजीव के आवास नष्ट हो सकते हैं और दोहन में कठिन काम है। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा, लाभ ये है कि बड़ी मात्रा में छोटी जगह से ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है, लेकिन अगर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ इसके बाहर आ गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, और दूसरी बात ये भी कि खर्चीला है। लाभ की बात करें बायोगैस की तो इसमें कम लागत, आसानी से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, और जैव व्यर्थ हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे GHG, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती हैं। भूतापीय ऊर्जा की बात करें
तो ये स्वच्छ पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध है, लेकिन शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण वहाँ से विद्युत लाना शहर में ये बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ का कुछ प्लस पॉइंट है तो निगेटिव पॉइंट भी है। पवन ऊर्जा के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। असमाप्य स्रोत है, समाप्त होने वाला नहीं, पवन रहेगा। ठीक है, तो पवन चक्कियों का पहले भी उपयोग किया जाता था अनाज के पीसने के लिए और जल निकालने के लिए, लेकिन अब कंडीशन ये है कि इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। इसी से जनरेटर जोड़ दिया जाता है और बहुत एक अगर समूह में इनको पवन फॉर्म के तौर पे देखा जाए तो तटीय क्षेत्रों में और पर्वत घाटियों में जहाँ तेज़ी से हवाएं चलेंगी वहाँ इनका बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे विद्युत भी बनाया जा सकता है। पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए और स्पेन में आमतौर पे देखने को मिलते हैं और जहाँ से पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो प्राकृतिक तौर पे रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, इनके परमाणु को केंद्र में संग्रहित करके इनसे ऊर्जा निकाली जाती है। अब ऐसी स्थिति में ये विखंडित किया जाता है तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा प्राप्त तो होती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन अगर ये मान लीजिए किसी तरीके से इनका रिसाव हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, मतलब आसपास के क्षेत्रों में और यहाँ तक कि एक दूर भर के क्षेत्रों में और बड़ी असुविधा होने को देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े उत्पादक की, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलता है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के बड़े निक्षेप देखने को आपको मिलते हैं। थोरियम विशाल मात्रा ये जो केरल के मोनोजाइट बालू में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही भारत में तमिलनाडु में इसका कलपक्कम में एक केंद्र स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की, तो भूतापीय ऊर्जा बेसिकली पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, पृथ्वी के ताप से प्राप्त की जाती है और जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आप जाते हैं तो गहराई बढ़ने लगती है और तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो है आपने सुना होगा स्प्रिंग ना, हॉट स्प्रिंग के माध्यम से जो है इनसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल शक्ति का उत्पादन करने में। ठीक है, तो वर्षों से ये गर्म जल के स्रोत लगातार बने हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो ये हिमाचल में देखने को मिलता है, मणिकर्ण में, और लद्दाख में पूगा घाटी में देखने को मिलता है। विश्व स्तर पर देखेंगे तो ये यूएसए में देखने को सबसे बड़ा संयंत्र देखने को मिलता है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो ज्वारीय ऊर्जा होती है। इसके विदोहन बेसिकली समुद्र के किसी सकरे मुहाने में एक बांध के तौर पर निर्माण कर दिया जाता है। तो जैसे पानी अंदर आता है और पानी जब वापस जाएगा तो बीच में टरबाइन लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उच्च ज्वार आएगा तो टरबाइन जो है वो घुमा के पानी अंदर आ जाता है, तो टरबाइन को घुमाने का काम करता है और इसके थ्रू जो है यहाँ से भी टरबाइन घुमा के ऊर्जा उत्पन्न, लाइक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है। रसिया, फ्रांस और भारत में जो है वो कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे बड़ी ज्वारीय मिल आपको देखने को मिल जाती हैं। बायोगैस के बारे में बात करें तो जो भी जैविक अपशिष्ट हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, जैसे पौधे सड़ गए हैं, गल गए हैं, ठीक है, जंतुओं के अवशेष हो गए, पशुओं के गोबर हो गए, रसोई के अपशिष्ट हो गए, इनको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है और इन्हीं को बायोगैस कहा जाता है। ये बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं और अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। ठीक, इनका उपयोग खाना पकाने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है और अच्छी बात यह है कि इनसे बड़ा जैव खाद भी उत्पादित किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक बड़ी हानि है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करती हैं, GHG ना, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करती हैं, जो कि खतरनाक काम भी है, हमने ऊपर देखा था। वैसे तो ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इसका विदोहन बहुत कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है
ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, और अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है इनके माध्यम से। तो कुल मिला के ये है कि हमें ऊर्जा को संरक्षित रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हम भविष्य के लिए भी हम इसे बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे संरक्षित कर सकें, और इसकी जो कमी है उसको थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। तो इस चैप्टर के लिए यहीं तक। आप इसे एक बार पढ़िएगा, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करूँ। अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ।